हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 18 सीआरपीसी के बारे में। चैप्टर 18 सीआरपीसी हमारे प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 18 सीआरपीसी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करता है कि जब भी ट्रायल कोर्ट ऑफ सेशन के सामने होगा तो उसका क्या प्रोसीजर होगा। ये हमें सेक्शन 225 में सेक्शन 237 तक बताया गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा आज हम लोग PYQs भी इसके देखेंगे, कौन से PYQs रिलेटेड हैं इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर से। दूसरी बात ये कि एक क्वेश्चन है कि जो भी नए बिल्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं वो बिल्स जब भी इफेक्ट में आएंगे, एविडेंस IPC CRPC के लिए जो रिप्लेस करके नए बिल्स लाए गए हैं, वो बिल्स जब भी आपके इफेक्ट में आएंगे उनके लिए आपको वन शॉट वीडियो चाहिए या फिर पार्ट्स में वीडियो चाहिए। देखो, अगर वन शॉट वीडियो होगी तो वो 7-8 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है, जिसमें ही पूरा नया वाला जो हमारा है भारतीय न्याय संहिता वगैरह वो सारी चीज़ें कवर करी जाएंगी। अगर पार्ट में वीडियो होगी तो 1 से 2 घंटे का सेशन होगा जो मुश्किल से 3-4 वीडियोस में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर क्लियर कर देना कि वन शॉट चाहिए या पार्ट्स में वीडियो चाहिए। अब हम कमिंग बैक कि चैप्टर 18 क्या बात करता है। चैप्टर 18 हमें बताता है कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने किस तरीके का ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, कैसे ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होता है। ये हमें सेक्शन 225 से 237 तक बताया गया है। अब उससे पहले हम सेक्शंस में घुसे उससे पहले ये है कि इम्पॉर्टेंट जो बात है कि टाइप्स ऑफ ट्रायल्स, कितनी तरीके के हमारे पास ट्रायल्स होते हैं। तो 3 तरीके के ट्रायल्स हैं हमारे पास। वारंट ट्रायल है, समन ट्रायल है और समरी ट्रायल हमारा CRPC में बताया गया है। वारंट ट्रायल में 2 चीज़ें हैं। कोर्ट ऑफ सेशन का जिस कोर्ट ऑफ सेशन जो ट्रायल कंडक्ट करती है वो सेक्शन 225 से सेक्शन 237 तक है। मजिस्ट्रेट जो ट्रायल कंडक्ट करते हैं वो सेक्शन 238 से सेक्शन 250 तक है, जो कि पुलिस रिपोर्ट पर भी हो सकती है या अदरवाइज भी हो सकती है ऑन पुलिस रिपोर्ट। अदरवाइज जब भी होगी तो वो समझ लो कि कंप्लेंट होगी। तो ये जो सेक्शंस का सेगमेंट है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्री में पूछ लिया जाता है कि कहाँ से लेकर के कहाँ तक है। समन ट्रायल जो हमारी है वो सेक्शन 251 से 259 है और समरी ट्रायल 260 से 265 है। तो ये टाइप्स ऑफ ट्रायल समझ में आ गया। वारंट ट्रायल, समन ट्रायल एंड समरी ट्रायल। वारंट ट्रायल में सब डिविजन्स है, कोर्ट ऑफ सेशन और मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट में भी 2 सब डिविजन्स है, कब पुलिस रिपोर्ट पे मजिस्ट्रेट लेंगे और कब अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट लेंगे, यानी कि कंप्लेंट पे लेंगे। अब बात करते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन के सामने किस तरीके का ट्रायल कंडक्ट किया जाता है, जो कि हमें आज पढ़ना है। तो कोर्ट ऑफ सेशन का सबसे पहला जो वो सेक्शन है वो है सेक्शन 225। सेक्शन 225 टॉक्स अबाउट ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो भी ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन के सामने वो हमेशा ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही करेंगे, इनके अलावा कोई और नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है बेरक में ऐसा लिखा हुआ है कि इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो भी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा, द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूशन का क्या मतलब होता है? देखो, प्रोसिक्यूशन को ही हम लोग ट्रायल कहते हैं, ठीक है, प्रोसिक्यूशन को ही हम लोग ट्रायल कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में, दोनों जो है वर्ड्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमें सेक्शन 225 में बताया है। सेक्शन 226 कहता है कि ओपनिंग स्टेटमेंट जो भी किसी भी केस का होगा वो सेक्शन 226 में दिया जाएगा, और ये भी हमारे PP साहब ही देते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही देता है। अब इसमें क्या है कि व्हेन द अक्यूज्ड अपीयर्स और इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट, जब भी अक्यूज्ड अपीयर होते हैं या फिर लाए जाते हैं, देखो, अक्यूज्ड, अपीयर्स और ब्रॉट, ठीक है। अपेयर का क्या मतलब है कि वो खुद आए हैं, समन भेजा गया उनको इसलिए वो प्रेजेंट हो गए। ब्रॉड का मतलब है कि अरेस्ट वारंट भेजा गया है, पुलिस उठा करके लेके आई है। तो ये दोनों बातों में अपेयर और ब्रॉड, इस वजह से दोनों चीजें लिखी हुई हैं। इन परसुएंस ऑफ अ कमिटमेंट ऑफ अ केस अंडर सेक्शन 209, सेक्शन 209 अगर नहीं आता तो सेक्शन 209 हमें बताता है कि कोई भी केस जब कमिट किया जाएगा, कोई भी केस अगर कमिट किया जाता है, सेक्शन 209 हमें बताता है कि जो केस कमिट किया जाता है उस बारे में बताता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। द प्रोसिक्यूटर शैल ओपन हिज केस बाय डिस्क्राइबिंग द चार्ज। जो प्रोसिक्यूशन अपना केस खोलेंगे उसमें जो है क्या बताएंगे
चार्जेस को डिस्क्राइब करेंगे कि अक्यूज्ड के ऊपर क्या चार्जेस लगाए गए हैं, और एविडेंस क्या हम पेश करेंगे, क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन सा एविडेंस पेश करेगा कि वो गिल्ट को प्रूव करे, किसके गिल्ट को, अक्यूज्ड की गिल्ट को प्रूव करे। ठीक है, अब बात आती है डिस्चार्ज की। देखो यहां पर ये बात समझो, सबसे पहले तो दो सेक्शंस हम लोगों ने देखे, क्या बताता है सेक्शन 225 कहता है कि ट्रायल जो है वो कंडक्ट किया जाएगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, और इनके अलावा कोई और कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रायल कंडक्ट नहीं करता। दूसरी बात, जब कोई भी केस लाया गया तो भाई जज साहब को सारी बातें सुनानी होंगी, कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, तो वो चार्जेस भी बताए जाएंगे कि ये चार्जेस इस अक्यूज्ड के ऊपर लगे हैं और हम ये एविडेंस पेश कर रहे हैं इसका गिल्ट प्रूव करने के लिए, ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर करते हैं। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात है इस वाले सेगमेंट में, वो ये कि हम जज साहब वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये कोर्ट ऑफ सेशन है, और कोर्ट ऑफ सेशन में हमेशा ही हमेशा जज होते हैं, मजिस्ट्रेट कभी भी नहीं होते, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ जज वर्ड यूज करेंगे अब। ठीक है, अच्छा यहां तक बात हो गई। अब अगर कोर्ट को ऐसा लगा, जज साहब को ऐसा लगा कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है, कोई भी सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है कि इस केस को आगे बढ़ाया जाए, और इस केस को अगर आगे बढ़ाया जाएगा तो टाइम वेस्ट होगा कोर्ट का, कोई मतलब नहीं है इस केस को आगे बढ़ाने का, अगर जो है जज साहब को ऐसा लगता है, तो वो सेक्शन 227 में उस अक्यूज्ड को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे। एक बार फिर से पढ़ते हैं हम सेक्शन 227। अच्छा, अभी तो सेक्शन 227 पढ़ा ही नहीं। ओके, सेक्शन 227 डिस्चार्ज के बारे में बताता है, जो कि कहता है कि इफ अपॉन कंसिडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस, केस को देखने के बाद, कंसिडर करने के बाद, एंड द डॉक्यूमेंट्स सबमिटेड देयरविद, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर सबमिट कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखने के बाद, एंड आफ्टर हियरिंग द सबमिशंस ऑफ द अक्यूज्ड, और अक्यूज्ड को भी पूरी तरीके से सुनने के बाद, एंड द प्रोसिक्यूशन इन दिस बिहाफ, देखो सबको सुनने के बाद, सब कुछ देखने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, अक्यूज को सुनने के बाद, जज कंसिडर्स दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड्स फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द अक्यूज। जज को ऐसा लग गया कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं है आगे प्रोसीड करने के, ही शैल डिस्चार्ज द अक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड हिज रीजंस फॉर डूइंग सो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो जो है रीजंस को भी रिकॉर्ड करेंगे। भाई जज अगर कुछ भी कर रहे हैं तो उन्हें रीजंस भी देने पड़ेंगे कि क्यों इन्होंने ऐसे छोड़ दिया, कैसे डिस्चार्ज कर दिया, तो ये रीजंस फॉर रिकॉर्डिंग उनको देना पड़ेगा। देखो ये रीजंस फॉर रिकॉर्डिंग एक रीजन की वजह से और दिया जाता है, मतलब एक रीजन की वजह से क्या, बेसिकली इसी रीजन की वजह से दिया जाता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हम सबने पढ़ा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, भाई कि सबके साथ नेचुरल जस्टिस हो, कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। रीजन डिसीजन जो होता है ना, रीजन डिसीजन जिसे हम कहते हैं कि हर डिसीजन के पीछे, जज के हर डिसीजन के पीछे एक रीजन होना चाहिए, तो किस रीजन की वजह से उन्होंने यहाँ पे डिस्चार्ज कर दिया सेक्शन 227 में, ये बताना जरूरी है, इसलिए रीजंस रिकॉर्ड करना जरूरी है। ठीक है, अब जो है सेक्शन 228 पर हम आते हैं, जो कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में हमें बताता है, एंड दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से थोड़ा समझना, जिसके लिए मैं एक नई स्लाइड ऐड कर रही हूँ जहां पर मैं आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि ये क्या है, सेक्शन 228 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 228 फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बात करता है कि चार्ज कैसे, कौन फ्रेम कर रहा है, कैसे फ्रेम किए जा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। इफ आफ्टर सबसेक्शन 1, ये इसका कह रहा है, इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन एंड हियरिंग एज अफोरसेड, जो ऊपर के सेक्शन में बताया गया है, जो यहाँ पर बताया गया है कि ये सारी चीजें हो रही हैं, हियरिंग वगैरह यहाँ पर करी जा रही है, ये सारी चीजें जो बताई गई हैं, ये सब होने के बाद the judge is of opinion that there is ground for presuming that accused has committed an offense। अगर जज को ऐसा लग गया कि अक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है, भाई यहाँ पे तो वो डिस्चार्ज कर दे रहे हैं, उन्हें कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लग रहे, तो 227 में डिस्चार्ज कर दिया, लेकिन अगर जज को ऐसा लग गया कि कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं प्रोसीड करने के, तो वो चार्जेस फ्रेम करेंगे। एक बात और यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा ध्यान देना कि ये डिस्चार्ज का मतलब अलग होता है और एक्विटल का मतलब अलग होता है, दोनों अलग अलग बातें हैं।
दोष मुक्ति अलग चीज है, डिस्चार्ज अलग चीज है। डिस्चार्ज तो आप देख रहे हो काफी इनिशियल स्टेज पर डिस्चार्ज कर दिया गया। एक्विटल तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा नहीं है, हालांकि अभी हम लोग आगे एक्विटल भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर जब एक बार कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया है तो वो वापस बुला सकती है, वापस बुला सकती है कि आप आइए दोबारा से, अभी हमें और बाकी सारी जांचें करनी है और जो है आपके खिलाफ कोई फर्दर एविडेंसेस, हम अगर कोई भी कोर्ट को फर्दर एविडेंसेस मिल जाते हैं तो कोर्ट जो है दोबारा बुला सकती है अक्यूज को। तो वो डिस्चार्ज इसलिए मतलब डिस्चार्ज अगर हो गया उसके बाद भी, तो डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस होता है। अभी एक्विटल भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तो डिस्चार्ज और एक्विटल में कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ, तो अब आते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज में, जो कि सेक्शन 228 में बताया। सेक्शन 228 कहता है कि सारी बातें समझ में आ गई। सफिशिएंट ग्राउंड्स, अगर हमारे जज साहब को सफिशिएंट ग्राउंड्स यहाँ पर मिल गए हैं, देयर आर सम सफिशिएंट ग्राउंड्स, उन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कोई ना कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो क्या होगा? देखो, दो बातें हैं इसमें, इस वाले सेक्शन में हमारे पास दो बातें हैं, क्लॉज ए है, क्लॉज बी है। पहली बात कह रहे हैं कि अगर ये जो केस है, दिस इज नॉट, ध्यान समझना, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। अगर जज साहब को ऐसा लग गया कि ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली मेरे से, ये ट्रायबल ही नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो वो क्या करेंगे? ही मे फ्रेम अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। तो यहां पर मे है कि अगर वो चाहे तो वो अक्यूज के खिलाफ जो है चार्ज फ्रेम कर दें। भाई उनके हिसाब से, मतलब उनके नहीं है, वो ट्राई नहीं कर सकते इस केस को, लेकिन जो है वो चार्ज चाहे तो फ्रेम कर सकते हैं अगेंस्ट द अक्यूज्ड एंड बाय ऑर्डर ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल टू द CJM। और अगर अब जब उनके उससे ट्रायबल नहीं, उनके हाथ में चीजें नहीं है, तो या तो ये CJM को दे दें या JMFC को दे दें, दोनों में से किसी को भी दे सकते हैं। जिस हिसाब का केस होगा वो उस हिसाब से जो है हमारे कोर्ट ऑफ सेशन के जज डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों में से किसी एक को भी जब दे दिया गया, दे शैल ट्राई द ऑफेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल ऑफ वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो केस ट्राई करेंगे ये दोनों मैजिस्ट्रेट, ये वारंट केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट ट्राई करेंगे। ये ऐसे इस केस को ट्राई करेंगे जैसे वारंट केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट इनके पास आया है, इस तरीके से ये इस केस को ट्राई करेंगे। एक बार फिर से समझ लो, अगर थोड़ी सी भी कहीं भी कंफ्यूजन है तो वो सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर नॉट की बात हो रही है, में, ये जो है ये चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। देखो, क्लॉज ए कह रहा है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लगता है कि इनसे ये जो केस है ये एक्सक्लूसिवली ट्राइबल नहीं है, तो वो चार्ज चाहे तो फ्रेम कर दें, ठीक है। चार्ज फ्रेम कर दिया भाई उन्होंने, हम मान रहे हैं इस केस में भी उन्होंने चार्ज फ्रेम कर दिया। अब क्या होगा? चार्ज फ्रेम करने के बाद वो केस ट्रांसफर कर देंगे, या तो वो CJM को ट्रांसफर कर दें या तो वो JMFC को ट्रांसफर कर दें, दोनों में से किसी भी एक को उन्होंने केस ट्रांसफर किया। अब ये दोनों जो हैं, ये दोनों मैजिस्ट्रेट जो हैं, वो इस तरीके से केस लेंगे, इस तरीके से केस ट्राई करेंगे एज इफ इट इज अ वारंट केस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। तो ये जो आपका बात है ना, ये वाली, ये जो आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके इंटरव्यू के लिए भी ये बात इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि जब इस तरीके से केस अगर ट्रांसफर हो रहा है तो वो केस किस तरीके से ट्राई होगा। तो ये आप एक बार अच्छे से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्री के लिए तो है, साथ साथ इंटरव्यू के लिए भी है। चलो, अब आते हैं हम लोग बी क्लॉज पे। तो बी क्लॉज बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है कि अगर ये ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन, पहले तो एक क्लॉज में बता दिया कि ट्राइबल नहीं है, दूसरे में बता रहा है कि अगर ट्राइबल है बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज्ड। तो भाई जब ट्राइबल है तो अब यहाँ पर शैल वर्ड यूज हो गया कि जब आप ही ट्राई कर रहे हैं इसे, आप ही तो चार्ज फ्रेम करेंगे, तो ये चार्ज फ्रेम कर देंगे। इतनी सी बात जो है इसमें बताई गई है। तो यहां पर मे और शैल का सारा खेल है जो कि हमें याद रखना है। पहली, अब दूसरी बात तो ये हो गई बी क्लॉज में। अब और एक बात सुनो जो कि सबसेक्शन 2 में कही गई है। सबसेक्शन 2 कह रहा है वेयर द जज फ्रेम्स एनी चार्ज अंडर क्लॉज बी। इस क्लॉज के अंदर अगर उन्होंने कोई भी चार्ज फ्रेम कर दिया
तो द चार्ज शैल बी रेड एंड एक्सप्लेन्ड, तो उन्हें वो चार्ज रीड करना पड़ेगा और साथ साथ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अक्यूज को कि हम तुम्हारे ऊपर कौन से चार्जेस लगा रहे हैं, क्या चार्ज लगा रहे हैं, वो सारी बातें वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एंड द अक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी ऑफ द ऑफेंस चार्ज और क्लेम्स टू बी ट्राइड, उससे पूछा जाएगा कि क्या तुम गिल्टी प्लीड कर रहे हो, क्या तुम मान रहे हो कि तुमने ऑफेंस किया है या नहीं किया है, तुमसे ये उनसे सॉरी अक्यूज से ये पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां तक ये बात हो गई, ये सेक्शन 228 कहता है, ठीक है। सेक्शन 228 हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के बारे में बात कर रहा है। अब बात आती है प्ली ऑफ गिल्टी की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्ली ऑफ गिल्टी। यहां तक तो हमने देख लिया, ट्रायल जो है कंडक्ट होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, ओपनिंग स्टेटमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे, और अगर जज को कोई सफिशिएंट ग्राउंड्स नहीं लगते हैं तो वो डिस्चार्ज कर देंगे। दूसरी बात, अगर वो डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं, सफिशिएंट ग्राउंड्स उन्हें लग रहे हैं कि हाँ भाई कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, तो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस फ्रेम करें आप उन अक्यूज के खिलाफ। अब यहाँ पर क्यों यहाँ पे प्ली ऑफ गिल्टी आ गया तुरंत इसके बाद, इसलिए आ गया क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें तो अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जज साहब उनसे पूछ रहे हैं कि आप गिल्टी प्लीड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अगर वो गिल्टी प्लीड कर देते हैं, अगर वो गिल्टी प्लीड कर देते हैं तो कन्विक्शन हो जाएगा तुरंत, दोष सिद्धि हो गई, यहाँ पर उनका जो दोष है वो सिद्ध हो गया, कन्विक्शन हो जाएगा तुरंत के तुरंत अगर उन्होंने गिल्टी प्लीड कर दिया। जैसे ही कन्विक्शन हुआ जजमेंट हो जाएगा, लेकिन ये जो जजमेंट हुआ ये जज के डिस्क्रिशन पर होता है, हमेशा ही ये जज साहब के डिस्क्रिशन पर होता है। भाई आप यहाँ पे शैल वर्ड यूज कर, आपके बेयर एक्ट में शैल वर्ड यूज किया गया है कि आप रिकॉर्ड करें उसकी प्ली को कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन कन्विक्ट करना है या नहीं करना है किसी भी पर्सन को, ये तो ऑब्वियसली जज के हाथ में, वो डिसाइड करेंगे, तो ये उनके डिस्क्रिप्शन पर होता है। इसलिए साफ साफ यहाँ पर बात आपकी सेक्शन 229 में लिखी हुई है। तो इसे एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, सेक्शन 229 आई एम टॉकिंग अबाउट। इफ द अक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अगर वो गिल्टी प्लीड कर लेते हैं, द जज शैल रिकॉर्ड द प्ली, तो वही मैंने कहा कि वो रिकॉर्ड तो करेंगे इस प्ली को, रिकॉर्ड तो वो करेंगे इस प्ली को कि उन्होंने क्या कहा, गिल्टी प्लीड करा नहीं करा, एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन। यहाँ पे अगर उसने गिल्टी प्लीड कर लिया, उन्होंने प्ली उसकी रिकॉर्ड कर लिया, अब जो है जज के डिस्क्रिप्शन पर है कि सजा देनी है या नहीं देनी है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात कि जब उन्होंने गिल्टी प्लीड कर लिया। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अगर उन्होंने गिल्टी प्लीड नहीं किया, इफ ही डिड नॉट प्लीड गिल्टी, तो क्या होगा, अगर उन्होंने गिल्टी प्लीड नहीं किया तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर सारी चीजें शुरू हो जाएंगी भाई। अगर गिल्टी प्लीड नहीं किया तो एविडेंसेस पेश करें, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पेश करे, उस प्रोसिक्यूशन के एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाएगा, फिर देखा जाएगा एक्विटल हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर उसके बाद जो है डिफेंस जो है वो एंटर करेगी एविडेंस में। सुनो मेरी बात, अब देखो इस यहाँ पर क्या होता है, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, जो डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्या है, किस तरीके से डेट फिक्स करी जाती है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं, जो कि हमें सेक्शन 230 में बताई गई है। तो सेक्शन 230 हमें बताता है कि किस तरीके से सारी चीज़ें आगे कंडक्ट करी जाएंगी अगर यहाँ पर डिस्चार्ज नहीं किया गया है और अगर उन्होंने गिल्टी प्लीड नहीं किया है। तो हम आएंगे सेक्शन 230 पे, विच टॉक्स अबाउट डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस, ठीक है। तो ये बात करता है डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बारे में, कोई सबसेक्शन वगैरह नहीं है इसमें, बस सीधी सीधी बात लिखी है। इफ द अक्यूज्ड रिफ्यूजेस टू प्लीड, अगर अक्यूज्ड रिफ्यूज कर दे प्लीड करने से, और डज नॉट प्लीड, या तो रिफ्यूज कर दे कि कोई प्ली ही नहीं दे रहा, या फिर जो है ही डज नॉट प्लीडेड, और क्लेम्स टू बी ट्राइड और इज नॉट कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 229, और या फिर जो है उसको ट्राई नहीं किया गया अंडर सेक्शन 229, कन्विक्शन उसका नहीं हुआ सेक्शन 229 में, तो जज शैल, तो यहाँ पर जज जो है वो उनकी ड्यूटी है कि वो एक डेट फिक्स करेंगे जिस दिन प्रोसिक्यूशन आएगा, अपना एविडेंस देगा, अपना एविडेंस पेश करेगा, ठीक है। ये जो एविडेंस वाला सिस्टम नहीं है, यहाँ पर जो है आपका एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की डेट फिक्स हो रही है। जो डेट फिक्स करेंगे वो विटनेस को एग्जामिन करने के लिए डेट फिक्स करी जाएगी, विटनेस को एग्जामिन करने के लिए डेट फिक्स करी जाएगी, ठीक है। एंड मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द प्रोसिक्यूशन,
और फिर यहां पर बात समझो, यहां पर मे लिखा है, जज के डिस्क्रिशन पर है। भाई प्रोसिक्यूशन ने लगा दी एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन जज के डिस्क्रिशन पर है कि क्या वो इशू समन इशू करेंगे, समन या वारंट इशू करेंगे या नहीं करेंगे। देखो इशू प्रोसेस करेंगे या नहीं करेंगे, जज के डिस्क्रिशन पर है। फिर से एक बार समझो क्या हो रहा है। सेक्शन 230 में डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस के बारे में बात करी गई है। अगर अक्यूज ने रिफ्यूज कर दिया दैट या डज नॉट प्लीड गिल्टी, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो जज जो है एक डेट फिक्स करेंगे विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर डेट फिक्स करी जा रही है। और क्या हो रहा है, ही में यानी कि जज में अगर वो चाहें तो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर प्रोसेस इशू कर सकते हैं। ये प्रोसेस क्यों इशू किया जा रहा है, प्रोसेस इशू क्या होता है, समन या वारंट। तो ये समन या वारंट क्यों निकाला जा रहा है, अपेयर कराने के लिए। किसको अपेयर कराने के लिए, किसकी एग्जामिनेशन की बात हो रही है, विटनेस की एग्जामिनेशन की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली इसी के अपेयरेंस के लिए निकाला जा रहा है। इसी के अपेयरेंस के लिए हमें जो है चाहिए इशू प्रोसेस। तो अगर इन्होंने लगा दिया तो जज के डिस्क्रिप्शन पर है कि वो देंगे या नहीं देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात। और मतलब ये जो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है, तो प्रोडक्शन विटनेस का किसी भी विटनेस का प्रोडक्शन के लिए समन या वारंट, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग के लिए, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट या थिंग के लिए भी समन और वारंट भेजा जाता है ना, हमने पढ़ा है पिछले सेक्शंस में, तो वो भी हो सकता है। तो ये हमें सेक्शन 230 बताता है। तो हमारा यहाँ पर सेक्शन 230 जो है वो हो गया। डेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एविडेंस हम लोगों ने देख लिया कि जज जो है एक डेट फिक्स करेंगे एग्जामिनेशन, विटनेस की एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पर जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये है कि ये जो डेट फिक्स करी जा रही है वो एग्जामिनेशन के लिए फिक्स करी जा रही है विटनेस के। इशू प्रोसेस किया जा रहा है किसके एप्लीकेशन पर, इनकी एप्लीकेशन और प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन पर। लेकिन यहाँ पे जो शैल वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेट फिक्स करनी है। अच्छा, अब बात आती है कि रिकॉर्ड के, अब भाई प्रोसिक्यूशन एविडेंस आ तो गया, अब उसको रिकॉर्ड भी तो करना जरूरी है, जो हमें सेक्शन 231 में बताया है। सेक्शन 231 का सबसेक्शन 1 कहता है, सेक्शन 231 का जो है सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर जो डेट फिक्स करी गई जज साहब के द्वारा, the judge shall take all such evidence as may be produced in the support of the prosecution। तो जज जो है वो सारे एविडेंसेस लेंगे जो प्रोसिक्यूशन ने अपने सपोर्ट में प्रेजेंट करी है उस दिन, वो दिन जिस दिन उन्होंने फिक्स किया है। रिकॉर्ड करना है भाई उन्हें एविडेंस, तो वो तो सारे एविडेंस लेंगे। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर फिर से मे का खेल है, ये तो सबसेक्शन 1 बता रहा है। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, तो जज में इन हिज डिस्क्रिशन परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन। क्रॉस एग्जामिनेशन भी परमिट करेंगे। किसका क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है, विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है। विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन अगर वो चाहें तो वो जो है करेंगे। टू बी डिफर्ड until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। किसी भी दूसरे विटनेस को फर्दर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाने से पहले आपको जो विटनेस आए हैं उनका क्रॉस एग्जामिनेशन वो कहेंगे कि करो या करना जरूरी है। ठीक है, मतलब में है वो परमिट कर सकते हैं, नहीं भी परमिट कर सकते हैं, ये उनके ऊपर है। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब ये देखो एक पॉइंट और थोड़ा सा समझो कि ये जो क्रॉस एग्जामिनेशन वाला सिस्टम है ये क्या है। देखो किसी भी फैक्ट को हम ड्यूली प्रूव्ड कब कहते हैं, कि कोई भी फैक्ट कोर्ट में आया, कोई भी तथ्य कोर्ट के सामने आया, वो ड्यूली प्रूव्ड हो गया, पूरी तरीके से जो है प्रूव्ड हो गया। कब हम कहेंगे ये बात, हम ये बात तब कहते हैं जब हम विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन कर लें। दोनों पार्टीज के जो वकील हैं वो क्रॉस एग्जामिनेशन, एक का वकील जो है वो कोर्ट में आया, दूसरी पार्टी के वकील ने उसका क्रॉस एग्जामिनेशन किया और ये बंदा उनके क्रॉस एग्जामिनेशन में सस्टेन कर गया, तब हम कहेंगे कि कोई भी फैक्ट जो है वो ड्यूली प्रूव्ड हो जाता है। तो जब ये विटनेस क्रॉस एग्जामिनेशन में सस्टेन कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये जो
फैक्ट है ये ड्यूली प्रूव्ड हो चुका है, मतलब हाँ ऐसा हुआ था जो ये विटनेस बोल रहा है। तो ये होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का महत्व, इसीलिए क्रॉस एग्जामिनेशन कराया जाता है, जो कि जज साहब नॉर्मली हमेशा ही हर केस में ऑब्वियसली परमिट किया जाता है अगर उन्हें सफिशिएंट जो है चीजें लग रही हैं तो। अच्छा, ये तो हो गई सेक्शन 231 की बात। सेक्शन 232 जो है अब एक्विटल के बारे में बता रहा है। अब सारी चीजें सुनने के बाद, सारी रामकथा सुनने के बाद कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी कोई ग्राउंड्स वगैरह नहीं है, कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया है इसने, तो उसका एक्विटल कर दिया जाएगा, दोष मुक्ति हो जाएगी। किसकी? अक्यूज्ड की। अक्यूज्ड को अब यहाँ पर एक्विट कर दिया जाएगा। मैंने अभी आप लोगों से आगे बताया ना कि डिस्चार्ज और अक्यूज्ड, डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस होता है, तो यहां पर अब उसका एक्विटल करा जा रहा है सेक्शन 232 में। तो पढ़ लेते हैं। इफ आफ्टर टेकिंग द एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस लेने के बाद, अक्यूज्ड को एग्जामिन करने के बाद, प्रोसिक्यूशन को सुनने के बाद, एंड हियरिंग द प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस ऑन द पॉइंट, डिफेंस को भी सुनने के बाद, द जज कंसिडर्स दैट देयर इज नो एविडेंस, कोई एविडेंस नहीं है कि हम प्रोसीड करें, बेफिजूल में कोर्ट का टाइम क्यों वेस्ट करना है, कोई एविडेंसेस ही नहीं है आपके पास, तो आप शांति से चुपचाप जो है कोर्ट ऑर्डर कर देंगे एक्विटल के लिए। ध्यान से ये बात भी समझने वाली है कि ये हमेशा ऑर्डर होता है एक्विटल का। एक्विटल जो होता है उसके लिए एक ऑर्डर पास किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गए 232 जहां पर कोई एविडेंस नहीं लगा और उनको एक्विट कर दिया गया अक्यूज को। अब बात आती है सेक्शन 233 की। यहां से सारी चीजें रिकॉर्ड होने के बाद, ये प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद, अगर एक्विटल नहीं हुआ है, अगर जज साहब को ऐसा लग रहा है कि एविडेंसेस सफिशिएंट हैं, हम प्रोसीड कर सकते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसने कोई ना कोई ऑफेंस कमिट किया है, तो अब डिफेंस में एंटर करें। भाई जो अक्यूज्ड है उसको भी तो डिफेंस, अपने आप को डिफेंड करने के लिए सारी चीजें चाहिए, तो आप उससे कहा जाएगा कि आप एविडेंस लाइए अपने फेवर में, आप एविडेंस पेश करिए कोर्ट में। तो ये चीजें कहाँ होती हैं? ये सेक्शन 233 में होती है। सेक्शन 233 बताता है, सबसेक्शन 1 इसका कहता है कि वेयर द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड, जहां पर अक्यूज्ड को एक्विट नहीं किया गया है अंडर सेक्शन 232, यहां पे एक्विटेड वाले सेक्शन में उसको एक्विट नहीं किया गया, तब क्या हो रहा है? सेक्शन 232 में उसको एक्विट नहीं किया गया, ठीक है, और सेक्शन 233 में उसको अब एंटर करना है डिफेंस में, अपने डिफेंस में उसको चीजें लेकर के आनी है। तो इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि नॉट एक्विटेड, इफ ही इज नॉट एक्विटेड, ही शैल कॉल्ड अपॉन, उसको बुलाया जाएगा, टू एंटर ऑन हिज डिफेंस, कि आप आए और अपने डिफेंस में एंटर हो, एंड अड्यूस एनी एविडेंस ही मे हैव इन सपोर्ट, जो भी आपके पास एविडेंसेस हैं अपने डिफेंस में आप एंटर हो और बताएं उन सारे एविडेंसेस के बारे में। दूसरी बात क्या है? सबसेक्शन 2 है, इफ द अक्यूज पुट्स इन एनी रिटन स्टेटमेंट द जज शैल फाइल इट विद द रिकॉर्ड। अगर अक्यूज्ड रिटन स्टेटमेंट कोई ले आए, कोई रिटन स्टेटमेंट जो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि वो आंसर होता है किस चीज का? प्लेंट का आंसर होता है। वो जो हमारे जो क्लेमेंट साहब होते हैं, जब वो कोई प्लेंट देते हैं तो उनके जो रिप्लाई होता है उसको हम लोग रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर उन्होंने कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल कर दिया है अक्यूज ने, तो जज जो है उसको, अगर कोई रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट कर दिया है, पुट कर दिया है, तो जज जो है उसको फाइल करेंगे। तो ये मैंडेटरी है जज को फाइल करना, ठीक है, ही शैल फाइल इट रिकॉर्ड के साथ। तीसरी चीज क्या है? सबसेक्शन 3 क्या है? सबसेक्शन 3 कहता है इफ द अक्यूज्ड, अब यहां पर समझना, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में हम लोगों ने अभी क्या देखा था? प्रोसिक्यूशन एविडेंस में यहाँ पर मे की बात करी गई थी कि जज का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो इनके लिए इशू प्रोसेस कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन डिफेंस में ऐसा नहीं होता, ठीक है, डिफेंस में ऐसा नहीं होता। डिफेंस में क्या होता है? डिफेंस में जो हमारे अक्यूज्ड हैं उनके लिए शैल वाला प्रोविजन है। शैल, जज जो है इनकी एप्लीकेशन पर, डिफेंस की एप्लीकेशन पर उन्हें इशू प्रोसेस करना ही पड़ेगा, ठीक है, इशू प्रोसेस करना ही पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस, यहां पर भी एक्सेप्शन है, अनटिल एंड अनलेस कोर्ट को अगर ऐसा लग रहा है कि ये वेक्सेशन कर रहा है या डिले कराना चाह रहा है कोर्ट का प्रोसेस, या फिर डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस,
डिफीटिंग द एंड्स ऑफ जस्टिस। तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर जज साहब को ऐसा लग रहा है कि भाई चलो मैंडेटरी है, मतलब उनको करना तो है ही, लेकिन अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़बरदस्ती है, इस हिसाब ये ऐसा कर रहा है, डिले हो जाएगा कोर्ट की प्रोसीडिंग में, कुछ गड़बड़ लग रही है उन्हें, तो वो क्या करेंगे, तो वो इशू नहीं करेंगे प्रोसेस। वैसे जनरल रूल क्या है कि शैल है, उन्हें करना ही करना पड़ेगा, अनटिल अनलेस उन्हें ये सारी बातें नहीं लग रही है, उन्हें करना पड़ेगा। तो ये हमें सेक्शन 233 में बताया है कि किस तरीके से डिफेंस में एंटर करा जाएगा, क्या प्रोसीजर है। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट की। तो आर्ग्यूमेंट का सेक्शन यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, आर्ग्यूमेंट का सेक्शन है सेक्शन 234। उसके बाद आर्ग्यूमेंट के बाद हम बात करेंगे जजमेंट की। तो देखो क्या होता है आर्ग्यूमेंट में और जजमेंट में। आर्ग्यूमेंट में क्या है कि बहुत सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझ लो। यहाँ पर क्या है, व्हेन द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस, अगर कोई विटनेस है, इफ एनी भी वहां पर लिखा है, फॉर द डिफेंस इज कंप्लीट, जब विटनेस का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया, डिफेंस के विटनेस का एग्जामिनेशन जब कंप्लीट हो गया है, तो प्रोसिक्यूटर शैल सम अप हिज केस। तो प्रोसिक्यूटर क्या करेगा, अपने केस को सम अप करेगा। एंड द अक्यूज्ड और हिज प्लीडर शैल बी एंटाइटल्ड टू रिप्लाई। जब प्रोसिक्यूटर ये अपने केस को सम अप कर रहे हैं आर्ग्यूमेंट्स में, जब प्रोसिक्यूटर अपने केस को सम अप कर रहे हैं इस आर्ग्यूमेंट में, तो जो अक्यूज्ड हैं या उनके प्लीडर जो हैं, जो उनके वकील हैं, वो क्या करेंगे, केस को सम अप करेंगे कि अब मतलब आप बताएं, इसके मतलब एंटाइटल्ड है रिप्लाई के लिए कि क्या रिप्लाई है आपका अभी इस चीज़ में। तो ये सेक्शन 234 में बताया है कि अगर प्रोसिक्यूटर जो है अपना केस सम अप कर रहे हैं, तो अब यहाँ पर या तो अक्यूज्ड या तो उनके प्लीडर एंटाइटल्ड हैं कि आप रिप्लाई दीजिए, आपका क्या रिप्लाई है, ये तो बताया सेक्शन 234 में। इसमें एक चीज और भी है, जहां पर प्रोवाइजो दिया है, ये प्रोवाइजो इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइजो कहता है कि दैट वेयर एनी पॉइंट ऑफ लॉ इज रेस्ड बाय द अक्यूज्ड, कोई भी पॉइंट ऑफ लॉ अगर उसने रेस कर दिया अक्यूज ने, किसने रेस कर दिया, अक्यूज ने, और इस प्लीडर या उसके प्लीडर ने, भाई उसका वकील या तो अपेयर या तो खुद जो भी है, ठीक है, द प्रोसिक्यूशन में विद द परमिशन ऑफ द जज। तो यहाँ पर प्रोसिक्यूशन अगर चाहे तो जज की परमिशन लेने के बाद, देखो मे भी लिखा है, डिस्क्रिशन पर भी अगर चाहे तो वो, और यहाँ पे जज की परमिशन लेने के बाद ही सारी चीजें हो रही है, मेक हिज सबमिशन विद रिगार्ड टू सच पॉइंट इन लॉ। तो ये जो पॉइंट ऑफ लॉ जो इन्होंने रेज किया है यहाँ पर, ये इनकी परमिशन लेने के बाद प्रोसिक्यूटर जो है वो अपने सबमिशंस देंगे उस पॉइंट ऑफ लॉ के लिए। किस पॉइंट ऑफ लॉ के लिए, इस पॉइंट ऑफ लॉ के लिए जो इन्होंने रेज किया, प्रोसिक्यूटर हमारे सबमिशंस देंगे। ठीक है, बस इतनी ही बात इसमें बताई गई है कि प्रोसिक्यूटर अपना केस वगैरह सम अप करेंगे यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में। अच्छा, अब सेक्शन 235 क्या कहता है। सेक्शन 235 हमें बताता है जजमेंट के बारे में। तो अब जजमेंट ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, भाई या तो उसको आप एक्विट कर रहे हो, ये सारी चीजें होने के बाद या तो आप उसे एक्विट कर रहे हो या तो आप उसे कन्विक्ट कर रहे हो। दोष सिद्धि या तो हो रही है या तो दोष मुक्ति हो रही है, या तो उसको जो है करा जा रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, चलो हो गया, नहीं कुछ भी ऑफेंस आपने कमिट नहीं किया है, या तो उसको जेल में डाला जा रहा है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो सबसेक्शन 1 कहता है, 235 का सबसेक्शन 1 कहता है, आफ्टर हियरिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड पॉइंट्स ऑफ लॉ, सारे ही चीज़ों को सुनने के बाद, सारे आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद, क्योंकि पॉइंट ऑफ लॉ की बात हमने सेक्शन 234 में करी है, अगर कोई पॉइंट ऑफ लॉ भी मेंशन्ड है, क्योंकि इफ एनी लिखा हुआ है, तो जज शैल गिव अ जजमेंट, तो जज देंगे जजमेंट सारी चीज़ों को सुनने के बाद। सबसेक्शन 2 में लिखा है, इफ द अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड द जज शैल unless he proceeds in accordance with the provisions of section 360 hear the accused on the question of sentence and then pass the sentence to him according to law। देखो यहाँ पर दो बातें हैं। पहली बात क्या है, या तो एक्विटल हो रहा है या तो कन्विक्शन हो रहा है। अगर कन्विक्शन हो रहा है तो अक्यूज्ड को जो है सुना जाए, ठीक है, अक्यूज को सुना जाए। देखो जिस दिन जजमेंट दिया जाता है उस दिन
क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस यानी कि जो क्वांटम ऑफ सेंटेंस होता है वो नहीं बताया जाता कि कितने दिन में दिया जाए, मतलब कितने दिन के लिए जो है अक्यूज्ड को रखा जाएगा जेल में, 2 साल 3 साल, जो भी जिस भी हिसाब का ऑफेंस है। क्वांटम ऑफ सेंटेंस की जो हियरिंग होती है ये बाद में होती है, जजमेंट के बाद होती है। ये वाले हियरिंग में जो है, जो अक्यूज्ड के वकील होते हैं, अगर कन्विक्ट हो गया ना, क्योंकि तो जो अक्यूज्ड के जो वकील होते हैं वो थोड़ा सा कोर्ट से गुहार लगाते हैं कि आप थोड़ी इनकी जो पनिशमेंट है वो कम कर दें। तो ये वकील ऐसा कर सकते हैं। इस वजह से जो इसकी जो हियरिंग होती है वो एक दिन बाद होती है, मतलब बाद में होती है, ठीक है। तो ये लेकिन कब होगा, ये होगा तब अनलेस ही प्रोसीड्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 360। सेक्शन 360 क्या बताता है? सेक्शन 360 कहता है प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट के बारे में बताता है ना, हम लोगों ने प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट में पढ़ा था, गुड कंडक्ट और एडमोनिशन वाला। तो ये सारी चीजें होने के बाद, ठीक है, जजमेंट जो है वो पास किया जाएगा। अब एक और जो हमारा लास्ट यहाँ पर सेक्शन है वो है सेक्शन 236। सेक्शन 236 क्या बताता है? सेक्शन 236 बात करता है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। सेक्शन 236 क्यों मैं लास्ट इसलिए कह रही हूँ सेक्शन 236, क्योंकि हम लोग सेक्शन 237 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 के साथ, ठीक है। जहाँ पे हम लोगों ने सेक्शन 199 सब सेक्शन 2 पढ़ा था, वहां पर हम लोग सेक्शन 237 पढ़ चुके हैं। तो अगर वो वाला सेक्शन नहीं देखा है तो उसको भी देख लो, सेक्शन 237 क्या है वो समझ में आ जाएगा। उसमें कुछ वो वैसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर आप एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब सेक्शन 236 देखो क्या है। सेक्शन 236 बताता है प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में। इन अ केस वेयर अ प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज अंडर द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 211, अगर कोई प्रीवियस कन्विक्शन है अक्यूज्ड के ऊपर एंड द अक्यूज्ड डज नॉट एडमिट, लेकिन इसके ऊपर प्रीवियस कन्विक्शन तो है लेकिन ये एडमिट ही नहीं कर रहा है। देखो, चार्ज्ड अंडर सेक्शन 211 सबसेक्शन 1, ये 211 है, इसको 271 मत समझ लेना। एक मिनट रुको, मैं इसको हटा ही दे रही हूँ। सेक्शन 211 है, ठीक है। अगर अक्यूज्ड को पहले चार्ज किया जा चुका है इस सेक्शन के अंदर, ठीक है, और वो एडमिट नहीं करता, लेकिन उसने एडमिट नहीं किया कि उसका जो है वो प्रीवियस कन्विक्शन हो चुका है, ही डज नॉट एडमिट अबाउट प्रीवियस कन्विक्शन, पीसी प्रीवियस कन्विक्शन, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर नहीं, प्रीवियस कन्विक्शन है, ठीक है। तो अब क्या होगा? as alleged in the charge, the judge may, after he has convicted the said accused under section 229 और section 235, अब जो है जज ने अगर कन्विक्ट कर दिया है अक्यूज्ड को, कहाँ कन्विक्ट कर दिया है? अंडर सेक्शन 229 कर दिया है या सेक्शन 235 कर दिया है? टेक एविडेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द अलेज्ड प्रीवियस कन्विक्शन, तो उसके जो भी है वो एविडेंस लिया जाएगा और शैल रिकॉर्ड अ फाइंडिंग, और एक फाइंडिंग को रिकॉर्ड किया जाएगा, फाइंडिंग को भी रिकॉर्ड किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट नो सच चार्ज शैल बी रेड आउट बाय द जज, यहाँ पर जो है वो कोई भी चार्ज जो है उसको सुनाया नहीं जाएगा, कोई भी चार्ज उसको सुनाया नहीं जाएगा। नॉर शैल द अक्यूज्ड बी आस्क्ड टू प्लीड, और ना ही उसको पूछा जाएगा कि तुम प्लीड कर रहे हो या नहीं प्लीड कर रहे हो। देयर टू नॉर शैल द प्रीवियस कन्विक्शन be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it unless and until the accused has been convicted under section 229 or section 235। देखो एक बार फिर से जो ये सेक्शन क्या कह रहा है, सेक्शन कह रहा है कि अगर प्रीवियस कन्विक्शन जो है उसको प्रीवियस कन्विक्शन के लिए चार्ज किया गया था लेकिन उसने एडमिट नहीं किया कि उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन था, तो जज ने जब कन्विक्ट कर लिया कि उसको 229 में या 235 में, तो एविडेंस लिया जाएगा, ठीक है, एविडेंस लिया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीवियस कन्विक्शन, प्रीवियस कन्विक्शन का उसका एविडेंस लिया जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज है ये उसको रीड आउट नहीं किया जाएगा। नो सच चार्ज
प्रीवियस कन्विक्शन का चार्ज है ये, उसको रीड आउट नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल कन्विक्टेड, अनलेस एंड अनटिल उसको कन्विक्ट ना किया जाए, ये वाला जो चार्ज है उसको रीड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं। ठीक है, उसको रीड आउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसको कन्विक्ट नहीं किया गया। ठीक है, ये प्रीवियस चार्ज का बात मैं कर रही हूँ कि प्रीवियस चार्ज का जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाया गया, सॉरी प्रीवियस कन्विक्शन का जो भी चार्ज उसके ऊपर लगाया गया है वो चार्ज रीड आउट करने की जरूरत नहीं है अनलेस एंड अनटिल उसको कन्विक्ट कर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। सेक्शन 236 हमें प्रीवियस कन्विक्शन के बारे में बताता है। अब हम इसके थोड़े बहुत जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किस तरीके से इस वाले जो है हमारी चीज़ों में पूछे गए हैं, इस वाले सेक्शंस में, कोर्ट ऑफ सेशन के सेक्शन सेगमेंट में पूछे गए हैं। तो देखो सबसे पहला ही क्वेश्चन जो मेरे नज़र के सामने है वो ये है कि इन विच सेक्शन, देखो सबसे पहले आप लोगों से कहा था ना कि ये वाले जो सेक्शंस हम लोगों ने शुरू में अभी देखे, टाइप्स ऑफ ट्रायल। एक मिनट में दिखा रही हूँ कौन से मैं बात कर रही हूँ। ये वाला जो अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ से क्वेश्चन बना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था आपका MPAPPO 2008 में। ठीक है, तो 2008 में इसको पूछा गया था। तो आओ देखें क्या है ये MPAPPO 2008 में पूछा गया। कहता है इन विच सेक्शंस ऑफ द CRPC द ट्रायल प्रोसीजर ऑफ वारंट केसेस इज गिवन। एक मिनट, ये तो वारंट केसेस वाला, एक मिनट, ये तो वारंट केसेस वाला है ना। वारंट केसेस में हमें समन केसेस के बारे में बात, सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में बात करनी है। एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ, इसमें भी जो है हमारा जो पहला है ये, नहीं MPA, रुक जाओ एक सेकंड रुक जाओ। कई बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है जो कि UPAPO 2002 में आया है, 2006 में भी पूछा गया है और 2009 में भी पूछा गया है। साथ ही साथ ये UJS 2009 में पूछा गया है, पंजाब के पेपर में पूछा गया है, जुडिशरी के पेपर में, PSC के पेपर में 2018 में। ठीक है, तो ये इतनी बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन वही सेक्शंस से रिलेटेड है कि कौन से सेक्शंस में, विच सेक्शंस ऑफ द CRPC प्रोवाइड फॉर अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन के सामने कौन से सेक्शंस अभी हम लोगों ने पढ़े। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये तो हमें अभी भी पता ही है, हमने अभी जस्ट पढ़ा है। 225 से लेकर के, पहला ही जो हमारा है वो 225 से लेकर के 237 तक है। ठीक है, 225 से लेकर के 220, तो और कोई आप ऑप्शंस लिखने की जरूरत नहीं, सबसे पहला हमारा ही सही आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है इन एवरी ट्रायल बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द सेशंस जज। सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है सेशन जज कह रहा है, दूसरा कह रहा है द काउंसिलर ऑफ अक्यूज्ड, तीसरा कह रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर और चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज। ये जो हमारा पूछा गया है ये HPJS 2011 में पूछा गया है, जो कि कह रहा है कि जो भी ट्रायल होगा बिफोर अ कोर्ट ऑफ सेशन वो प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय whom, जिसके हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेशन जज दिया हुआ है, काउंसलर दिया हुआ है, किसका? अक्यूज्ड का, PP साहब दिए हुए हैं और नन ऑफ दीज भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कौन है? हमारे PP साहब है, यही जो है हमेशा ट्रायल कंडक्ट करेंगे। दूसरी बात क्या कह रहा है? दूसरी बात कह रहा है हु कैन फ्रेम द चार्ज अकॉर्डिंग टू CRPC।
चार्ज कौन फ्रेम करेगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग? चार्ज जो है वो कौन फ्रेम करेगा सीआरपीसी के अकॉर्डिंग? तो इसमें भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। कोर्ट फ्रेम करेगा, पीपी साहब फ्रेम करेंगे, ऑफिसर इंचार्ज करेगा, जो पुलिस स्टेशन का कंसर्न पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर इंचार्ज होते हैं एसएचओ वो फ्रेम करेंगे, या ऑल ऑफ दीज? तो कौन फ्रेम करेगा? हमेशा ही चार्जेस जो है वो कोर्ट के द्वारा फ्रेम किए जाते हैं। ये हमारा UKCJS 2018 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरीके से जो है क्वेश्चंस हमारे प्री में आते हैं। एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ। क्या है कि इफ द सेशंस जज is of the opinion that there is ground for presuming that the accused has committed an offense. अगर जज साहब को, कोर्ट ऑफ सेशन को ऐसा लग रहा है कि अक्यूज्ड ने कोई ऑफेंस कमिट किया है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन, बट इट इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रायबल। लेकिन ये एक्सक्लूसिवली ट्रायबल नहीं है, किसके द्वारा? कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ही मे ऑर्डर टू CJM टू ट्रांसफर द केस फॉर ट्रायल बाय द CJM और एनी अदर JMFC। तो वो क्या कर सकते हैं? वो जो ऑर्डर कर सकते हैं कि या तो JMFC के पास चला जाए केस या CJM के पास चला जाए केस। इसमें 4 ऑप्शन है, कब वो ऐसा करेंगे। कह रहा है कि पहले तो कह रहा है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, FOC का मतलब है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, ठीक है, या फ्रेमिंग अ चार्ज, ऑफ चार्ज, जो समझ लो, ठीक है। दूसरी बात क्या है? बिफोर, और या तो इसके पहले, या आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, आफ्टर रिकॉर्डिंग द एविडेंस, या फिर नन ऑफ दीज। NOT का मतलब है नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या हो रहा है? वो चार्ज फ्रेम करने के बाद ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। देखो वहां पर मे लिखा था, ठीक है, वहां पर मे लिखा था, हमने इस सेक्शन में पढ़ा था ना, वहां पर मे लिखा हुआ था। लेकिन ठीक है, अगर यहाँ पर ऑप्शन आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है तो आप आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ही टिक करके आएंगे, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि देख लो। एक क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द अक्यूज्ड इज नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232, अगर अक्यूज्ड को एक्विट नहीं किया गया है, नॉट एक्विटेड अंडर सेक्शन 232, देन द कोर्ट कॉल्स अपॉन हिम टू एंटर ऑन। तो क्यों कोर्ट बुला रही है उसको भी? यहाँ पर कोर्ट किस वजह से बुला रही है ये पूछ रहे हैं। 4 ऑप्शन है, उसके डिफेंस के लिए बुला रही है, काउंसिल के लिए बुला रही है, वर्जन के लिए बुला रही है, या स्टेटमेंट के लिए बुला रही है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि अगर उसे एक्विट नहीं किया गया है सेक्शन 232 में, तो अब कोर्ट क्या करेगी? कहेगी कि अपने डिफेंस आप अपना एविडेंसेस पेश करिए जिससे कोर्ट की प्रोसीडिंग आगे बढ़ सके, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट जो कि देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन है हमारा पूछा गया है JJS में, 2016 में पूछा गया है वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये इसका पिछला वाला क्वेश्चन मैंने नहीं बताया कौन से ईयर में आया था। ये आया था MPCJ में 2018 में, रीसेंट क्वेश्चन है ये भी, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। अच्छा, अब आ जाओ इसमें, जो कि कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स कैन बी पास्ड आफ्टर द ट्रायल ऑफ अ केस इज ओवर। कौन सी चीज़ें इनमें से दी जा सकती हैं जब ट्रायल ऑफ अ केस इज ओवर? जब केस का ट्रायल अगर ओवर हो गया तो कौन सी चीज़ें दी जा सकती हैं? क्या दिया जा सकता है? ओनली एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल? नहीं, ओनली ऑफ ऑर्डर एंड एक्विटल हम सिर्फ कैसे दे सकते? सिर्फ ऑर्डर ऑफ एक्विटल ही दे सकते? क्या नहीं दे सकते? पूरा वही सेम है कन्विक्शन, सिर्फ कन्विक्शन दे सकते हैं? नहीं दे सकते सिर्फ कन्विक्शन। क्या सिर्फ डिस्चार्ज दे सकते हैं? सिर्फ डिस्चार्ज भी नहीं दे सकते।
डी कह रहा है ईदर एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल और कन्विक्शन, तो डी हमारा सही है। ईदर एक्विटल दे दो या कन्विक्शन दे दो, सिर्फ वही दे सकते हैं, ये थोड़ी ना कहीं लिखा हुआ है। हम दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं, हम नहीं मतलब जज साहब जो भी चाहें दोनों में से कुछ भी दे सकते हैं। ये डी पे लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है जो कि काफ़ी अच्छा है, ये क्वेश्चन देख लो। UJS 2002 का क्वेश्चन है। अभी देखो इसमें एक और क्वेश्चन है जो कि कहता है कि CRPC में अ चार्ज इज फ्रेम्ड बाय द मजिस्ट्रेट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। ये जो मजिस्ट्रेट के द्वारा ये जो चार्ज फ्रेम किया जाता है ये किस बेसिस पर किया जाता है? मजिस्ट्रेट के द्वारा जो चार्ज फ्रेम किया जाता है वो कब किया जाता है, कौन से बेसिस पर किया जाता है, ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है पुलिस रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स जो हम रिकॉर्ड करते हैं अंडर सेक्शन 161, या फिर पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट्स सेंट विद इट। अभी तक तो आप लोगों को पता चल गया होगा क्या है आंसर। और डी कहता है डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड, ठीक है। तो कब चार्ज फ्रेम किया जाता है CRPC में, मतलब जो है कौन से बेसिस पर जो है मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करते हैं? तो मजिस्ट्रेट हमेशा चार्ज फ्रेम करते हैं पुलिस रिपोर्ट पर, और जो भी डॉक्यूमेंट्स उसके साथ भेजे जाते हैं उस पर जो है मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करते हैं, उस बेसिस पर करते हैं। एक क्वेश्चन है जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को एंड करेंगे। कहता है कि व्हेन अ केस इज इंस्टीट्यूटेड अंडर सेक्शन 199 सबसेक्शन 2, 199 सबसेक्शन 2 में जब केस इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, क्या लिख गया ये, एक मिनट। 199 सबसेक्शन 2 में जब कोई चार्ज इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल अडॉप्टेड इन सच केस। तो ट्रायल किस तरीके से होगा ये पूछ रहा है। ए कह रहा है सेशंस ट्रायल चलेगा क्या? नहीं। दूसरी चीज पूछ रहा है ट्रायल ऑफ, कह रहा है ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट। तीसरा पूछ रहा है ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट। मतलब पुलिस रिपोर्ट पर नहीं हो रहा है, अदरवाइज हो रहा है, तो मतलब कंप्लेंट पर हो रहा है, ठीक है। या फिर समन्स ट्रायल चलेगा। तो जब भी 199 सबसेक्शन 2 की बात हो रही है तो हमेशा याद रखो कि इट इज ट्रायल ऑफ वारंट केस इंस्टीट्यूटेड अदरवाइज ऑन पुलिस रिपोर्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है UPAPPO 2006 में, ये वाला क्वेश्चन आया है। और मुझे लग रहा है कि ये वाले क्वेश्चन के में मैंने नहीं बताया कब आया है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है MP की हायर जुडिशरी में 2015 में पूछा गया है। तो ये दोनों ही हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।